गाइस, वेलकम टू गाइड बाय पलक। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक, क्लास 12 के सिलेबस में वो देखेंगे। इस वीडियो में अपन 5 टॉपिक कवर करेंगे। अपन एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा फुल फ्लैश पेपर एनसीईआरटी की बुक से ही बन के आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे अ सिंपल इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है व्हाट इज सिंपल इकोनॉमी। बिफोर स्टार्टिंग दिस अपन सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उससे पहले अपन इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन अपन को क्या बोलती है। Simple economy is defined as every individual in the community is occupied in the manufacturing of some goods or service, and they require an amal of many goods and services, not all of which are produced by them. ठीक है, अब पहले अपन एक एग्जांपल देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। एक फार्मर है। एक फार्मर का क्या काम होता है? एक फार्मर है, उसका क्या काम है? फूड देना अपन को, मतलब प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब अपन को देना। वैसे ही एक वेवर है, उसका क्या काम है? क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग। वैसे ही एक टीचर है, उसका क्या काम है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब एक बात बताइए, एक फार्मर है, वो फूड प्रोड्यूस करता है, माना उसके पास खाने को है, लेकिन वो सिर्फ जिंदगी में खा खा के ही जिंदगी जी लेगा? उसे और किस चीज की जरूरत है या नहीं है? उसे जिंदगी में क्लोथ्स की भी जरूरत पड़ेगी, उसे एजुकेशन की भी ही जरूरत पड़ेगी, उसे इन फ्यूचर कभी वो बीमार हुआ उसे डॉक्टर की भी सर्विस की जरूरत पड़ेगी, उसे डॉक्टर भी चाहिए होगा इलाज के लिए। ठीक है, वो फूड पे तो डिपेंड होकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी सकता कि वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसके खाने का उसकी जिंदगी चल रही है, वो अपनी पूरी लाइफ जी लेगा। नहीं, सोसाइटी में रहना है तो उसे और चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे ही वेवर है, वो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग करके वो अपनी जिंदगी जी लेगा? नहीं, उसे फूड की भी जरूरत पड़ेगी, उसे एजुकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, उसे डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे एक टीचर को भी पहनने के लिए कपड़े चाहिए, एक फूड की जरूरत है। वो अपनी एजुकेशन के बेसिस पे अपनी पूरी लाइफस्टाइल या जिंदगी नहीं जी सकता। इसका मतलब ये हुआ, हर एक इंसान कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज में एंगेज तो है किसी ना किसी चीज में, लेकिन जिस एक्टिविटी में वो एंगेज है उससे वो अपनी पूरी नीड या पूरी अपनी लाइफ नहीं जी सकता। वो किसी ना किसी अलग अलग चीज पे डिपेंड है, जैसे कि फार्मर डिपेंड है वेवर पे, वो डिपेंड है टीचर पे भी, और भी अलग चीजों पे। मतलब हर एक इंसान जो कि सोसाइटी में रहता है या कम्युनिटी में रहता है, वो हर एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, अब डेफिनेशन में अपन को क्या दे रखा है वापस से पढ़ते हैं। एवरी इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी इज ऑक्यूपाइड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज, and they require an amal of many goods and services, not all of which are produced by them. हर एक इंडिविजुअल जो कि कम्युनिटी में रहता है, वो किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज में इंगेज है, एंड दे रिक्वायर अमल ऑफ मैनी गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ, उससे अलग अलग चीजों की, अपनी जिंदगी को जीने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत है, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज की। नॉट ऑल ऑफ विच आर प्रोड्यूस बाय देम, ना कि सिर्फ उन्हीं चीज की जिसे वो प्रोड्यूस कर रहा है। एक फार्मर है, वो फूड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अपने लिए फूड प्रोड्यूस नहीं करता, वो औरों के लिए भी फूड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो उसके पास इनकम जनरेट हो और वो और गुड्स या सर्विसेज का भी फायदा ले सके। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर है, वो डॉक्टरी पढ़ के वेल नॉलेजेबल पर्सन या प्रोफेशनल हो गया, तो वो अपनी एक डॉक्टरी की पढ़ाई से तो जिंदगी नहीं चला सकता ना, वो पेशेंट पे डिपेंड है।
मतलब सोसाइटी में जो भी कोई रहता है वो एक ना एक दूसरे पे इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। इस चीज को अपन इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। An apportionment of resources of community would result in manufacturing of particular combination of distinct goods and services. The goods and services this manufacture will be used to allocate among the individual of the community. मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये पॉइंट में ये क्या कहना चाहता है। अल्टीमेटली इसका क्रक्स ये निकलता है, हर एक जना जो कि सोसाइटी में रहता है वो एक ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब सिंपल इकोनॉमिक तीन तरीके की होती है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ सिंपल इकोनॉमिक, फर्स्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड है सर्विस, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इकोनॉमी, इससे अपन इन डेप्थ तरीके से पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या मतलब होता है, अ वेवर हैज यार्न, कॉटन और अदर इम्प्लीमेंट्स एसेंशियल फॉर वेविंग क्लोथ्स। एक वेवर के पास मैन्युफैक्चरिंग कॉटन क्लोथ्स को प्रोड्यूस करने के लिए यार्न होना चाहिए, कॉटन होनी चाहिए और अदर टूल्स, एसेंशियल टूल्स होनी चाहिए, वो फिर क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर पाएगा। वैसे ही एग्रीकल्चर में एक फार्मर के पास एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, फार्मिंग टूल्स होने चाहिए, ग्रेन्स होनी चाहिए। वैसे ही एक टीचर सर्विस में एक टीचर के पास एजुकेशन होनी चाहिए फॉर एजुकेटेड देयर चिल्ड्रंस या स्टूडेंट, ठीक है। अब नाउ अपना सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। An economic problem generally means the problem of making choice that occurs because of scarcity of resources. It arises because people have unlimited desire, but the means to satisfy that desire is limited. Therefore, satisfy all human needs is difficult with limited means. Economic problem क्या होती है? अपनी अर्थ पे हर एक चीज एक लिमिटेड क्वांटिटी पे है। जैसे आप वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर भी अपने पास लिमिटेड है, ठीक है। अपन इसे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, हर एक इंसान इसे अच्छी तरह से वेस्टेज नहीं करेगा वाटर का, तो हर एक इंसान की जहाँ पानी की कमी है वहां पे भी पानी पहुंचेगा और उन लोगों की भी नीड सेटिस्फाई होगी। तो अपन को इस स्लाइड में क्या कह रहा था, एक द इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली मीन्स the problem of making choice that occurs because of scarcity of resources. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक फार्मर है, उसके पास लैंड है, ठीक है। अब उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, एक ही लैंड है उसके पास, या तो इस लैंड पे वो राइस उगाए क्योंकि राइस की डिमांड भी काफी है मार्केट में, या तो वो वीट उगाए। इसका मतलब ये हुआ कि उसे चॉइस करनी पड़ती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम है चॉइस करने में, दो मतलब ऑप्शंस के बीच में, जहां पे अपने रिसोर्सेज केयर है। ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इट अराइज बिकॉज ऑफ पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर। पीपल की जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी डिजायर तो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये इम्पॉसिबल है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन नीड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीन तरीके से, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। हर एक चीज का, जैसे फार्मर, मैंने एक पीस ऑफ लैंड का एग्जांपल लिया, ऑल्टरनेट यूज है, इसका यूज अपन राइस उगाने के लिए भी ले सकते हैं, वीट उगाने के लिए भी ले सकते हैं। अपने पास रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है। इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। पहला है what to produce. A country cannot produce all goods because it has limited resources. एक कंट्री सारी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, लिमिटेड फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं, लिमिटेड पैसा होता है उसके पास। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अपने इंडिया में सब कुछ ही अपन प्रोड्यूस कर सके। अपन को कुछ चीजें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी करनी पड़ती है। हर एक कंट्री
हर एक चीज या हर एक रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि अपनी सारी नीड्स को पूरी कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जापान। जापान के पास अपना कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ उसके पास अपना एक ही पावर है, ह्यूमन पावर। वो ह्यूमन पावर को अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी जो और रिसोर्सेज उसके पास केयर है नहीं है, वो और कंट्री से लेता है। ठीक है, A country cannot produce all goods because it has limited resources. Second point क्या बोलता है? It has make a choice between different goods and services. हर एक इंसान को या हर एक चीज, हर एक जने को चॉइस करनी पड़ती है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस में, या तो फिर ये या फिर ये। इस लाइन का मीनिंग बेसिकली ये हुआ, या तो अपन वीट चूज करें एक लैंड पे उगाने के लिए, या फिर राइस उगाएं, क्योंकि अपने पास एक पीस ऑफ लैंड, तो अपने पास सिर्फ एक लैंड का पीस ही तो है, अपने पास तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके अंदर अपन को चॉइस करनी पड़ेगी, या तो अपन वीट उगाएं या तो अपन राइस उगाएं। एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस। हर इकोनॉमी में डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे। एग्जांपल, इफ फार्मर हैज अ सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, देन ही हैज मेक अ चॉइस बिटवीन टू गुड्स, वेदर टू ग्रो राइस और व्हीट। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही समझा दिया। Similarly, our government has to decide where to allocate funds for the production of different goods or consumer goods. If both, then what proportion? ऐसे ही ये मैंने एक पीस ऑफ लैंड का एग्जांपल दिया, वैसे अपनी जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसा लिमिटेड है, उसके पास मनी लिमिटेड है। गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेना पड़ता है वो पैसा वो कहाँ कहाँ किस तरीके से अलोकेट करे। आप देखते होंगे कि एवरी मार्च, फरवरी मार्च में अपने हर साल बजट आता है। बजट में ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पैसा किस जगह किस तरह से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड मनी है, वो डिसाइड करेगी कि वो पैसा डिफेंस में यूज करे या फिर वो कंज्यूमर गुड्स में यूज करे, किस में यूज करे, या वो दोनों में प्रोपोर्शनली उस पैसे को बांट दे। ठीक है, बी दूसरी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. It arises when there is an availability of more than one way to produce goods and services. There are mainly two techniques of production. These are labor-intensive technique or capital-investing technique. Greater use of labor या greater use of machinery. Labor-intensive technique promotes employment, whereas capital-intensive technique promotes efficiency of goods. ठीक है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि अपन एक कोई जैसे अपन कपड़े का ही एग्जांपल लेते हैं, अपन क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। या तो क्लोथ्स दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो हैंडमेड क्लोथ्स प्रोड्यूस करेंगे अपन हैंडमेड तरीके से, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेजेस ये है कि अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत धीरे होगा, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। दूसरा तरीका है क्लोथ्स प्रोड्यूस करने का कि अपन मशीनरी से करें। ठीक है, मशीनरी से अगर अपन कोई क्लोथ्स प्रोड्यूस करते हैं तो स्पीडली काम होएगा, अपना कॉस्ट भी कम पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक और खड़ी हो जाएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मशीनरी से प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे क्लोथ्स को प्रोड्यूस करे, कैसे कोई चीज को मैन्युफैक्चर करे, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक की। ठीक है, थर्ड है फॉर whom to produce. The society cannot satisfy all the wants of all the people. Therefore, it has decided who should get how much of the total output of goods and services. The society has to make choice whether luxury goods or normal goods have to produce. This distribution of proportion directly related to the purchasing power of the economy. सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर उसके पास रिसोर्सेस जो है वो तो स्केयर है, मतलब स्केयरसिटी है, रिसोर्सेस तो स्केयर है, लेकिन जो ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो वो कैसे डिसाइड करे कि वो
किन सोसाइटी किस ग्रुप के पीपल के लिए वो चीज प्रोड्यूस करे। या तो वो लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करे या नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करे। लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो इनकम अच्छी होगी पर्सन की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम निकल के आएगी, जो नॉर्मल लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं या जो आम जनता है, उनकी वांट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, तो वो लग्जरी गुड्स खरीदेंगे ही नहीं, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर वो नॉर्मल गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आम जनता की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इतनी अच्छी इनकम नहीं होगी। जो हाई सोसाइटी पीपल हैं वो लग्जरी गुड्स खरीदते हैं, उससे उनसे अच्छा इनकम जनरेट होती है, अच्छी इकोनॉमी होती है, अच्छा पैसा आता है, वो नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो अपने पास रिसोर्सेस स्केयर हैं। एक और एग्जांपल से चलिए समझते हैं। एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे अपन वीट ग्रो करते हैं, इससे नॉर्मल गुड्स, ये नॉर्मल गुड्स में आ जाते हैं कि इससे आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। इससे नॉर्मल अपन को इनकम होएगी, कोई ज्यादा अपन को इसमें प्रॉफिट ही नहीं होएगा। लेकिन अगर अपन ये पीस ऑफ लैंड यूज करते हैं सैफरॉन की फार्मिंग के लिए, ये एक लग्जरी गुड्स में आ जाता है सैफरॉन। इससे अपन को अच्छा इनकम होएगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी होएगी, अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होएगा सोसाइटी का, इकोनॉमी बढ़ेगी, अपने अच्छा पैसा आएगा। तो अपन कौन सी चीज किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि रिसोर्सेज तो स्केयर है अपने पास, लेकिन उस रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपन किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करें, या तो हाई इनकम क्लास ग्रुप के लिए या लो क्लास ग्रुप के लिए। थर्ड टॉपिक है अपनी इस वीडियो का, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आइदर बाय फ्री इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन देयर ओन ऑब्जेक्टिव और एज इज डन इन द मार्केट और इन द प्लान मैनर बाय सेंट्रल अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो कि अपन ने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा, वो दो तरीके से सॉल्व की जा सकती है। या तो इंडिविजुअल बेसिस पे सॉल्व कर ली जाए, या एक प्लान मैनर में सॉल्व की जाती है। किसके द्वारा? सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि गवर्नमेंट। इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, और दूसरी होती है मार्केट इकोनॉमी। इन दोनों को अपन डिफरेंसेस के बेसिस पे समझते हैं, जिससे अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। पहला पॉइंट है ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में, वो कौन ओन करता है? पब्लिक। ये पब्लिकली ओन होता है या पब्लिक ओनरशिप होती है। वेयर एज मार्केट इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी प्राइवेटली ओन होता है, तो इसमें ऑब्वियस इसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग। प्रोडक्शन मोटिव, इसका प्रोडक्शन मोटिव है प्रॉफिट मेकिंग करना। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी पब्लिकली ओन है, ये पब्लिक के द्वारा है, प्रोडक्शन पब्लिकली, इसके ओनर कौन है? पब्लिक। तो ऑब्वियस है इसका मोटिव सोशल वेलफेयर होगा। थर्ड पॉइंट है गवर्निंग फैक्टर। The production is governed by planning mechanism of that is according to government plan. Whereas market economy में production is governed by the price mechanism that is by demand and supply. इसका जो गवर्निंग फैक्टर होएगा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का, वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा? गवर्नमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग। इसमें मार्केट में उस चीज की डिमांड है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है उसी हिसाब से काम होएगा। वेरएस जो मार्केट इकोनॉमी है उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो वो ऑब्वियस है किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी? डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी किसके द्वारा कौन इसका ओनर होता है? पब्लिक इसकी ओनर होती है, ठीक है। इसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम भी कम होएगी। वेरस मार्केट इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होएगा, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इससे सोशल वेलफेयर से इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ये प्राइवेटली ओन है। तो ऑब्वियसली इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एग्जिस्ट करेगा।
लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट रोल। जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है उसके अंदर प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सारा काम कौन संभालता है? गवर्नमेंट। द मेन रोल इज प्लेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन। और जो मार्केट इकोनॉमी होती है, द मेन रोल इज प्लेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। इसके अंदर जो मेन रोल है, सारे डिसीजन है वो प्राइवेट प्लेयर्स ही लेते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट का रोल इतना होता है कि वो लॉ मेंटेनिंग को ही देखती कि उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट की हैं वो वर्क हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। फोर्थ टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी कैन बी प्रूव, नॉमिनेटिव इकोनॉमी प्रूव नहीं की जा सकती। ये कनेक्ट करती है कॉज एंड इफेक्ट को। ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल है ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन, ये एक सिर्फ रिकमेंडेशन है। वेयर इज पॉजिटिव इकोनॉमी, व्हेन प्राइस फॉल पीपल ऑफन डिले देयर परचेज। इसमें अपन को कॉज भी दिख रहा है, उसका इफेक्ट भी दिख रहा है, और ये प्रूव भी की जा सकता है। ये स्टेटमेंट प्रूव नहीं की जा सकता। वैसे ही नॉमिनेटिव इकोनॉमी अपन को ऑट टू बी और शुड बी बताता है, मतलब एक तरीके से ये रिकमेंडेशन देता है। वेयर इज पॉजिटिव इकोनॉमी अपन को बताता है क्या है, क्या हो गया और क्या होएगा। ठीक है। सेकंड है पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्रिप्टिव होती है, वेयर एज डिस्क्रिप्टिव होती है और बेस्ड ऑन दी फैक्ट होती है। ठीक है। नॉमिनेटिव इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होती है और ये कोई बेस, इसका कोई बेस नहीं होता, नॉट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट, मतलब कोई फैक्ट जो देता है उसका कोई बेस नहीं होता। ये सिर्फ एक तरीके का रिकमेंडेशन है। ये टेल्स यू व्हाट इज, ये आपको बताती है क्या है। नॉमिनेटिव इकोनॉमी बताता है टेल्स यू शुड बी और हैव बीन। ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एक ऑब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव इकोनॉमिक एक सब्जेक्टिव है। इसे और अच्छे से अपन डिफरेंसेस में समझते हैं और आपको डिफरेंसेस से पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमी दोनों अच्छे से समझ आ जाएंगे। पहले देखते हैं मीनिंग। A branch of economics based on data and facts is positive economy। एक ऐसी ब्रांच इकोनॉमिक की जो कि डेटा और फैक्ट्स पे ही चलती हो। ठीक है। नॉमिनेटिव इकोनॉमिक ये ऐसी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक है जो बेस्ड ऑन वैल्यू, ओपिनियन एंड जजमेंट, जो कि वैल्यू, ओपिनियन या जजमेंट के बेसिस पे चलती है। इसका नेचर डिस्क्रिप्टिव होता है, ये पर्सपेक्टिव होती है नॉमिनेटिव इकोनॉमी। स्टडी पॉजिटिव इकोनॉमी इट स्टडी व्हाट इज, क्या है। नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स इट स्टडी व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। वेरिफिकेशन इन पॉजिटिव इकोनॉमी इट कैन बी वेरिफिकेशन विद एक्चुअल डाटा। इसमें वेरिफिकेशन हो सकता है किसके साथ? एक्चुअल डाटा के साथ, कि इसमें क्या हुआ और उसका क्या आउटपुट निकल के आया वो सही है, उसका वेरिफिकेशन हो सकता है। वेयर इज नॉमिनेटिव इकोनॉमिक में इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, ये किसी फैक्ट पे या डेटा पे बेस नहीं करती है। वैल्यू ऑफ जजमेंट इन पॉजिटिव इकोनॉमिक इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट, दैट इज इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड। ये कोई वैल्यू, ये कोई जजमेंट नहीं देता। ठीक है। Whereas nominative economic it gives value judgment, ये judgment देता है। Basis example of positive economic, employment is growing in the India, unemployment growing in the India। इसके अंदर अपन को डेटा भी है, अपने पास रहता है, इसका क्या अपन को आउटपुट, क्या फैक्ट निकल के आ रहा है, सब कुछ अपने पास है, क्या हो रहा है ये बताता है। नॉमिनेटिव इकोनॉमिक का एग्जांपल है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी कंट्रोल। ये अपन को एक ओपिनियन दे रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसे अपन को कम करना चाहिए। ठीक है। लास्ट टॉपिक है माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे भी हम डिफरेंसेस के बेसिस पे पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इट स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट्स, ये एक इंडिविजुअल यूनिट से डील करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स द होल इकोनॉमी और लार्ज ग्रुप, ये डील करती है होल इकोनॉमी और लार्ज ग्रुप से।
law related to marginal analysis are included in this scope. marginal analysis इसके macroeconomics के अंदर आता है. marginal analysis क्या होता है ये हम अपनी आगे की वीडियो में देखेंगे. macroeconomics problem related to whole economic like employment, public finance, nation income etc. are included in this scope. पूरी कंट्री से रिलेटेड, बड़ी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फाइनेंस, नेशन, ये सब कवर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. ये सिर्फ इंडिविजुअल से डील करता है, इंडिविजुअल प्राइस से डील करता है, इंडिविजुअल कंजम्पशन और प्रोडक्शन से. वेयर इज macroeconomics provide information related to national income, total output, total consumption and general price. ये ऑल ओवर नेशन की इनकम, आउटपुट, प्राइस से डील करता है. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज सिंपल. ये एक सिंपल है क्योंकि छोटे इंडिविजुअल यूनिट, छोटी सैंपल साइज से डील करता है. वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द स्टडी ऑफ लार्ज ग्रुप. ऑब्वियसली ये बड़े ग्रुप से डील करता है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स होएगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली फोकस ऑन प्राइस एनालिसिस. ये प्राइस एनालिसिस पे इसका फोकस रहता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली फोकस ऑन द इनकम एनालिसिस. इसका फोकस इनकम एनालिसिस पे रहता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इंडिविजुअल प्रॉब्लम एंड इट इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरेटिव स्टडी. कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम से डील करता है तो इसके अंदर कंपैरिजन अपन कर ही नहीं सकते, बहुत कम. तो ये कंपैरेटिव स्टडी को कम इम्पोर्टेंस देता है. वेयर इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इकोनॉमी एंड इट इज इम्पोर्टेंट इज ग्रोइंग. मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती है होल इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम से डील, तो ऑब्वियस इसमें कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है. ठीक है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है इंडिविजुअल के ऊपर, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है नेशनल इनकम पे. माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो करती है हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटे स्मॉल यूनिट से रिलेटेड प्रॉब्लम. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बड़े लार्ज लेवल कंट्री लेवल के से रिलेटेड प्रॉब्लम. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है फर्म से, whereas मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है नेशन या वर्ल्ड से. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ लाइक करें मेरे इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.